बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 25 और 26 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर बेसिस पर यह वीडियो चैनल पर अपलोड होता है, यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। कंप्लीट जानकारी यहां से आपको दिया गया था। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऋतिक आनंद। आपको ध्यान रखना, ये बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए एक ऑफर लाया। बीपीएससी मेकर ऐप पर आप यहां पर जो तमाम चीजों को देख रहे हैं, पिछले 15 माह का करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि आपके 67वीं बीपीएससी एग्जाम पर केंद्रित होगा। यहाँ पर संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स मिलेगा और इसके अलावा आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि बीपीएससी के लिए ही डिजाइन है। बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए डिजाइन किया गया था। ये ऑनलाइन टेस्ट है, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा का, और भी कई सारे टॉपिक आधारित नोट्स होंगे, क्विज वगैरह होंगे और भी बहुत कुछ होंगे, जो कि हिंदी भाषा में बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग इसे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। ये 67वीं बीपीएससी एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगी। ये सारी चीजों से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। और ये करंट अफेयर्स वाला कोर्स भी उसी के तहत इंक्लूड है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो ऑफर है आपको ध्यान रखना 22 मई से लेकर 30 मई 2022 तक हुआ था। यानी कि 22 मई से 30 मई 2022 के बीच अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो करंट अफेयर्स वाला पैकेज भी उसमें आपका 1 वर्ष का इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे आपको डबल फायदा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग डेडिकेटेड रूप से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में है या फिर बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से हमारे मटेरियल को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। प्रश्न बना है कि किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा। यहाँ से आपके एक प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में अगर हम बात करें ई विधानसभा की, तो सबसे पहले ये स्थापित हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो यही देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार सरकार भी कर सकते हैं, बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 4 अगस्त 2014 को ही की गई थी, ये ध्यान रखिए। अब बिहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने यहाँ पर ऐड किया है। हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार में विधानसभा के कुल 243 सीटें हैं। सीटों ने बल्कि यहाँ पे सीटें हैं, जिनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना बनती है। और बिहार विधानसभा के दृष्टिकोण से 8 मार्च 2022 को एक प्रश्न बना था, वो भी आपको ध्यान रखना है। 8 मार्च 2022 यानी कि इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में विधायक ज्योति देवी को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो सकता है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर की बात किया जाए तो श्री विजय कुमार बिहार विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न में चर्चा कर रहे थे ई विधान प्रणाली की। ई विधान प्रणाली आखिर है क्या? अगर हम इसे शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करें तो ई विधान प्रणाली में पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पेपर का कोई भी कार्य नहीं होता, यानी कि पेपर पे किसी भी कार्य को नहीं किया जाता। ये सारा का सारा जो होता है प्रक्रिया, ये ऑनलाइन ही होता है। और विधानसभा सत्र के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उसके जो उत्तर दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें ऑनलाइन ही किए जाते हैं। और साथ साथ जो बजट सत्र होता है या फिर जो बजट पेश किया जाता है, वो भी ऑनलाइन ही पेश किया जाता है। तो यही एक विधान प्रणाली है या फिर कह सकते हैं ई विधान प्रणाली है, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में बिहार सरकार ने करने की घोषणा की है। लेकिन सबसे पहले जो स्थापित हुई है हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से इस प्रश्न से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस पुरुष टीम ने हाल ही में सारसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बने। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नवगछिया टीम चौथी बार विजेता बना है।
आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में नवगछिया की टीम चौथी बार विजेता बनी है। पुरुष वर्ग की बात किया जाए तो नवगछिया की टीम चौथी बार इस प्रतियोगिता की विजेता बनी है। कुछ पॉइंट और भी यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे कि नवगछिया की टीम ने पुलिस एकेडमी पटना को 35-0 और 35-28 से हराया है, ये यहाँ से जाने के। वहीं भी महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में गत वर्ष की विजेता वैशाली ने बेगूसराय को लगातार 2 सेटों में 35-29 और 35-10 से हराकर खिताब जीता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, दोनों वर्गों में, पुरुष और महिला वर्ग में। अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न में एकल पुरस्कार की, यानी कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दोनों श्रेणियों में किसे दिया गया। पहले नंबर पर अगर हम बात करें पुरुष वर्ग की तो अविनाश कुमार नवगछिया को इन्हें कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया पुरुष वर्ग में। जबकि वहीं पे महिला वर्ग की बात करें तो वैशाली की प्रिया सिंह को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। इतनी सारे संबंधित चीजों को आपको एग्जाम पर्पज से याद रखना है। अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित देव। आपको बता दूं कि हाल ही में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। आप यहां पर अमित देव को इस इमेज में भी देख सकते हैं। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, ये 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इन्होंने अभी हाल ही में अमित देव को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। इसके पूर्व भी उन्हें विशिष्ट सेवा पदक व अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वे 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि जो एयर मार्शल अमित देव हैं वो अपनी सेवा से 28 फरवरी 2022 यानी कि इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था कि जो मौजूदा जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बना है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर होगा विनय मोहन सक्सेना, जो कि दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल हैं। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद हाल ही में 23 मई 2022 को विनय मोहन सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहां पर दिल्ली के नए उपराज्यपाल या फिर कह सकते हैं 22वें उपराज्यपाल विनय मोहन सक्सेना को या फिर विनय कुमार सक्सेना को इस इमेज में देख सकते हैं। विनय मोहन सक्सेना नहीं बल्कि विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था। उसी पॉइंट को हमने यहाँ पर आगे लिखा है कि इस प्रकार विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं, ये जाने के। और इससे पहले वे खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष थे, यानी कि इससे पहले इस पद पे वे कह सकते हैं अपनी सेवा दे रहे थे। अगला होगा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, यानी कि इसका खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। आपको बता दूं कि हाल ही में इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता है। ये अभी हाल ही में जो कह सकते हैं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जो आयोजित हुई, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी हाल ही में आयोजित हुई थी। और यहाँ पर खिताबी मुकाबला जीता किसने, ये हरियाणा ने खिताबी मुकाबला जीता है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट और आगे यहाँ पे हमने ऐड किया है कि हरियाणा की टीम ने फाइनल मुकाबले में झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा हरियाणा, जबकि दूसरे स्थान पर रहा झारखंड। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश महिला हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम को 3-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, फिर तीसरे स्थान पर रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये आप जाने के पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जो कि मध्य प्रदेश की टीम को 3-0 से हराकर इस स्थान पर अपना कब्जा जमाया। ये कंप्लीट जानकारी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। ये प्रश्न कि अडानी ग्रुप ने किस राज्य में निवेश के लिए हाल ही में उस राज्य सरकार से एमओयू पर हस्ताक्षर किया, यानी कि उस राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अडानी ग्रुप के द्वारा किस राज्य में निवेश के लिए भी हाल ही में ये हस्ताक्षर किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में 3700 अर्थात 3700 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कल वाले वीडियो में या फिर पिछला वीडियो में हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी अडानी ग्रुप से संबंधित दिया था, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट था। जानकारी यह था कि अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है।
ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जिसे आपको नोट करना है। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में एंथनी अल्बानीज़ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं और एंथनी अल्बानीज़ लेबर पार्टी से संबंधित है, यानी उनका संबंध जो है ये लेबर पार्टी से है। और इस तरह वे ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। यही है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़। अब भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को ऐड करने का पर्पस क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। यहाँ पर आप आगे वाले पॉइंट को देखेंगे, समझ पाएंगे कि किस वजह से यहाँ पर हमने इसे ऐड किया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह था कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री है और उन्होंने 26 मई 2014 को पदभार ग्रहण किया था और वो स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। और इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने इसे ऐड किया है। 26 मई 2014 को पहली बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया था मुख्य प्रधानमंत्री का। तो इस वजह से अभी हाल ही में 26 मई 2022 को इनका 8 वर्ष पूरा हुआ है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। अब अगला है यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से मई 2022 में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? यानी कि इस तरह अनिवार्य क्वारंटीन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है बेल्जियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा पूरे विश्व पर डगमगा रहा है और इसी कड़ी में बेल्जियम सरकार ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है। और इस प्रकार का पहल करने वाला बेल्जियम दुनिया का पहला देश बना है। ये यहाँ से ध्यान रखें। बेल्जियम की अगर हम राजधानी की बात करें तो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। वर्तमान में बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री हैं वर्ष 2020 से ये अलेक्जेंडर डी क्रू हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी हाल ही में इन्होंने कह सकते हैं 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलेंगे आज की इस वीडियो के 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किस भारतीय बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का चेयरमैन चुना गया? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा खबरों में है, ये ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील चोपड़ा। आप बता दो कि हाल ही में बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हालांकि इनसे पहले भी वे 2014 से 15 के बीच यहाँ पर मेयर रहे थे, लेकिन इस पद पर बैठने वाले वो पहले भारतीय हैं। ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुने जाने वाले अगर हम बात करें भारतीय मूल के किसी व्यक्ति की, तो सुनील चोपड़ा जो बिजनेसमैन है ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। इससे पहले अगर हम बात करें 2013-14 की, तो वर्ष 2013-14 के दौरान ये डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस के रूप में माना जाता है। लेकिन किसी भी विकल्प में हमारा राजीव गांधी नहीं दिया गया है, इस वजह से हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को। यहाँ पर ये वाला सेक्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी को यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनका जो कार्यकाल था ये 1984 से 1989 के बीच था और 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घोषणा हुई थी जिसके बाद से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिए, हालांकि आप लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोग होंगे कंफ्यूज करेंगे, तो आपको बता दूं मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर यह पॉइंट पता होगा। आपको बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी। ये जानकारी यहाँ से आप लोगों को पता नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, ये ऐसे भी आप लोगों को याद होगा। 90% लोग इस पॉइंट को जानते होंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के यहाँ पर 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न के निम्नलिखित में से भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो भारत और जॉर्डन ने भी हाल ही में मिलकर ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्डन। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि हमने एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड किया था, जिस वीडियो में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 के संबंधित सारे बिहार करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया था। ये मास्टर वीडियो जो है ये 4 घंटे का वीडियो है। ये वन लाइनर फॉर्मेट में क्विक रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ फाइल को आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और साथ साथ बीपीएससी में अगर ऐप पर भी ये तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का यहाँ पर जो हमारा प्रश्न होगा ये कि हाल ही में 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अर्थात बायोडायवर्सिटी पार्क किस जिले में है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।